अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर एंड स्टडीज़ में। आज हम बात करेंगे लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून की, जो डी.एच. लॉरेंस ने लिखी है। इसका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट रिचर्ड लॉरेंस है, जो 11 सितंबर 1885 में पैदा होते हैं और 2 मार्च 1930 में इसकी वफ़ात हो जाती है। लॉरेंस का मानना था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इसने इंसानियत ख़त्म कर दी है, इसने इंसानियत पे बहुत बुरा असर कर दिया है। डी.एच. लॉरेंस के बहुत सारे एनिमीज़ थे, इसको बहुत गलत गलत नामों से भी जाना जाता था। मगर हालांकि लास्ट में अगर हम देखते हैं, ए.एम. फोस्टर या एफ.आर. लिवाइस ने इसके सपोर्ट में आके बातें करनी शुरू कर दी है, जिसको लेके इसकी थोड़ी सी मकबूलियत बढ़ गई है। ए.एम. फोस्टर डी.एच. लॉरेंस को द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन का खिताब देते हैं। अगर इसकी वर्क्स की बात करेंगे तो इनमें द वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव एंड लेडी कैटरलेस लवर आते हैं। लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून जो डी.एच. लॉरेंस ने लिखी है, इसमें शायर एक उस्ताद की दिमागी हालात को बयां करता है। उस्ताद अपनी हर कोशिश के बावजूद बच्चों को सीखने पर आमादा नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि उसका पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना दोनों फजूल है, क्योंकि उनको सीखने की कोई ख्वाहिश नहीं होती है। उसके क्लास में तकरीबन 60 बच्चे होते हैं, मगर उस्ताद सिर्फ आखिरी घंटा बजने का इंतज़ार कर रहा होता है। उस्ताद खुद को एक शिकारी और बच्चों को शिकारी कुत्ते समझता है, जिनको शिकार करने की कोई ख्वाहिश नहीं होती है। उस्ताद यहाँ पे खुद को एक शिकारी और बच्चों को शिकारी कुत्तों की तरह देखता है, मगर ये बच्चे ऐसे शिकारी होते हैं जिनको शिकार करने का कोई शौक नहीं होता है। मतलब बच्चे अगर खुद पढ़ना नहीं चाहते हो तो उनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। आखिर पर शायर अपनी कुव्वत को बचाना चाहता है, अपने रूह को रोशन करने के लिए। द लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून एक्सप्रेस a mood of bitter depression at the thanklessness of a teacher's work. The speaker of the poem, who happens to be a teacher, compares his students with hounds. यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो यहाँ पे द स्पीकर ऑफ द पोइम है, वो एक टीचर है जो अपने बच्चों को, जो अपने स्टूडेंट्स को हॉन्ड्स के साथ कंपेयर करता है। हॉन्ड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ते। ये ऐसे शिकारी कुत्ते होते हैं जिनको शिकार का कोई शौक नहीं होता है। यहाँ पे शायर के कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने का कोई गर्ज नहीं है, जिनको पढ़ने की कोई चाहत नहीं होती है। द टीचर हैज़ फेल्ड टू इंस्पायर देम। टीचर ने अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करी थी उनको इंस्पायर कर, उनको आमादा करने की, मगर टीचर नाकाम रह जाता है इनको आमादा करने के लिए। ही थिंक्स दैट दिस टीचिंग एंड द pupils लर्निंग आर बोथ पर्पजलेस, as he can no longer hold them and urge them anymore. वो सोचता है कि उसका पढ़ाना और बच्चों का पढ़ाना दोनों पर्पजलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर यहाँ पे, उस्ताद यहाँ पे हथियार डाल देता है। वो कहता है कि अब मैं उनको और ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकता हूँ पढ़ने के लिए, अब मैं उनको पढ़ने के लिए घसीट नहीं सकता हूँ, अब मैं इनको पढ़ने के लिए और ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकता हूँ। When will the bell ring and end this weariness? उस्ताद यहाँ पे खुद से सोचने लग जाता है, When will the bell ring, कब ये आखिरी घंटी बज जाएगी, and end this weariness, और मेरी ये थकान दूर हो जाएगी। How long have they tugged the leash? टगड़ का मतलब होता है कस के खींचना। लीश का मतलब होता है पट्टा, जो किसी कुत्ते के गले में होता है। यहाँ पे मतलब है हाउ लॉन्ग हैव दे टगड़ द लीश, कब से वो इस पट्टे को जोर से खींच रहे हैं। And strained apart my pack of unruly horns, I cannot start them again on a query of knowledge they hate to hunt. I can hold them and urge them no more. Strained apart का मतलब होता है जोर से किसी चीज़ को खींच कर तोड़ना। My pack of unruly horns, unruly होता है बेकाबू, हॉर्न्स होते हैं शिकारी कुत्ते। अनरूली हॉर्न्स का मतलब होता है बेकाबू शिकारी कुत्ते। तो उस्ताद अपने शागिर्दों की तशबिया शिकारी कुत्तों से देता है। शिकारी कुत्ते काफ़ी वक्त से अपने पट्टे खींच रहे हैं और इन्हें तोड़कर आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन नॉट स्टार्ट देम अगेन ऑन ए क्यूरी ऑफ नॉलेज, मैं उनको फिर से आमादा नहीं कर सकता हूँ कि वो शिकार करने जाएं, कि वो शिकार करें। किस चीज़ का शिकार करें? नॉलेज का शिकार करें। दे हेट टू हंट, जिसको वो शिकार करने से नफ़रत करते हैं।
आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर। इसका मतलब है वो इन्हें और ज़्यादा मजबूर करने और फिसलाने का काम नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। अनरूली हॉर्न्स यहाँ पे एज ए मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। अनरूली हॉर्न्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, मगर यहाँ पे शिकारी कुत्ते किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पे शिकारी कुत्ते स्कूल बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, क्यारी ऑफ नॉलेज भी यहाँ पे एज अ मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि नॉलेज, क्यारी का मतलब होता है शिकार करना। नॉलेज का हम शिकार नहीं कर सकते हैं, नॉलेज को हम गेन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्यारी का इस्तेमाल ये भी एज अ मेटाफर लिया गया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस पहले सिटेंजा में कौन कौन सा पोइटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन सा मेटाफर इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे अनरूली हॉर्न्स मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, क्यूरी ऑफ नॉलेज भी एज ए मेटाफर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ से स्टेंजा सेकंड है, नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द बर्ट ऑफ द बुक्स। उस्ताद कहता है कि वो इन किताबों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इनका बोझ अब वो नहीं उठा सकता है। दैट लाई ऑन द डेस्क, जो इसके डेस्क पे पड़े हुए है। ए फुल 3 स्कोर ऑफ सेवरल वर्क्स दैट दे हैव ऑफर्ड मी। कितनी किताबें इसके इसके डेस्क पे पड़ी हैं? तकरीबन 3 स्कोर का मतलब होता है 30 + 30 = 60, यानी कि 60 नोटबुक्स या किताबें इसके सामने पड़ी है जो इसको चेक करने हैं। उस्ताद अपने सामने डेस्कों के ऊपर किताबें पड़ी हुई देखता है, इसलिए इन किताबों को देखने से उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो इन किताबों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आई एम सिक एंड वट ऑन अर्थ इज़ द गुड ऑफ इट ऑल। शायर कहता है आई एम सिक, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। एंड वट ऑन अर्थ इज़ द गुड ऑफ इट ऑल, शायर को इस काम में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। वट गुड टू देम और मी आई कैन नॉट सी। शायर कहता है कि इसमें उनके लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है? मुझे तो यहाँ पे कुछ सही दिखाई दे ही नहीं रहा है। मुझे तो कोई फ़ायदा लग ही नहीं रहा है कि इसमें उनका क्या फ़ायदा है या इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, जब वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। उस्ताद की समझ में नहीं आता है कि इस बेकार की पढ़ाने या पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ से स्टेंजा थर्ड है, my last dear fuel of life to heap on my soul and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insult in punishment, I will not। इस वाले सिटेंजा में भी 2 बार मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ। फ्यूल ऑफ लाइफ यहाँ पे एज मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, एंड टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट। टोल ऑफ इंसल्ट ये भी यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा कैसे। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। अब इस लाइन में देखने की कोशिश करेंगे, माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ। यहाँ पे ज़िंदगी की कुव्वत के लिए फ्यूल ऑफ लाइफ का इस्तेमाल हुआ है, तो फ्यूल ऑफ लाइफ यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मेटाफर बन जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट। टॉल क्या होता है? टॉल इज़ सिंपली ए काइंड ऑफ टैक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी रोड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमें टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे हमें टॉल देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट। यहाँ पे टॉल ऑफ देयर इंसल्ट एज ए मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। सिंपली अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग सिटेंजा फर्स्ट और सिटेंजा थर्ड में से आप लोग मेटाफर ढूंढ लें या कोई पोइटिक डिवाइस ढूंढ लें, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा है सिटेंजा फर्स्ट में अनरूली हॉर्न्स एज ए मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, या वहाँ पे क्वेरी का इस्तेमाल एज ए मेटाफर हुआ है। और सिटेंजा थर्ड में भी यहाँ पे फ्यूल ऑफ लाइफ मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, एंड टोल ऑफ देयर इंसल्ट भी मेटाफर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब मैं जल्दी से इस वाले सिटेंजा की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। सो शैल आई टेक। तो यहाँ पे शायर एक पक्का इरादा, एक पक्का फैसला कर लेता है। माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल एंड किंडल माई विल टू ए फ्लेम दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इनडिफरेंसेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, किंडल, किंडल का मतलब होता है रोशन करना, और ड्रॉस, ड्रॉस का मतलब होता है कूड़ा करकट। तो शायर अपनी ज़िंदगी की कुव्वत और ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता है,
वो इसका इस्तेमाल अपनी रूह को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। फ्लेम दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंसेस, ये मशाल जो इस बेरुखी के कूड़े करकट को ख़त्म कर दे, एकदम से ख़त्म कर देगी। एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट, आई विल नॉट। और जो स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स के साथ या अपने टीचर्स को ये इंसल्ट की है, इसकी टोल क्या होगी? इसकी टोल पनिशमेंट है। मगर शायर यहाँ पे कहता है आई विल नॉट, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा, मैं उनको सज़ा भी नहीं दूंगा। I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? शायर अपनी रूह, अपनी ताकत को इस बेकार काम में ज़ाया नहीं करना चाहता है। अब वो उन सब गलत कामों का ज़रा भर भी परवाह नहीं करेगा जो इसके तालिब इल्म करते रहते हैं। What is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs? शायर को अपने पढ़ाने या उनके पढ़ने में कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस, ये सारी चीज़ें तापाल में जा गिरती है, इस सब का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। वट डज इट मैटर टू मी, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ती है। इफ़ दे कैन राइट, अगर वो लिख सकते हैं ए डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉग, एक मज़ामीन एक कुत्ते पे, और इफ़ दे कांट, या अगर वो नहीं लिख भी सकते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट, तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या हैरानगी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगी। तो अस बोथ, हम दोनों को, ना ही बच्चों को कोई फ़र्क पड़ेगी ना ही उस्ताद को कोई फ़र्क पड़ेगी। इट इज़ ऑल माई आंट, इट ऑल माई आंट का मतलब होता है नॉनसेंस और वेस्ट ऑफ टाइम, इसको ये बिल्कुल सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम ही लगती है। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट, इसके बरक्स भी मुझसे ये तवक्का की जाती है कि मैं अब भी इन बच्चों का ख्याल रखूं अपनी पूरी कुव्वत के साथ। आई डो नॉट एंड विल नॉट, दे वॉन्ट, दे डोंट, एंड दैट्स ऑल। आई डो नॉट, ना ही मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, एंड विल नॉट, और ना ही मैं उनको पढ़ाऊँगा। दे वॉन्ट, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, एंड दे डू नॉट, और ना ही वो पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, बस यही हकीकत है। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी कुव्वत अपने पास रखूँगा। दे कीप देयर एज, वो अपनी कुव्वत अपने पास रखेंगे। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे के दीवारों के साथ क्यों अपने सर टकराएं। आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल, और मैं अब एक ही काम कर सकता हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा कि कब आखिरी घंटी बजेगी और छुट्टी हो जाएगी, मुझे भी आप लोगों से छुटकारा मिलेगा और आप लोगों को भी मुझसे छुटकारा मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। अगर इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहा हो, कोई भी डाउट इसमें हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।